हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए कुरुक्षेत्र में संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी से और तृणमूल कांग्रेस से संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा बंगाल की लड़ाई ही है और बंगाल की लड़ाई का कुरुक्षेत्र नंदीग्राम आज दिन भर रोड शो, रैलियों और सभाओं से सुलगता रहा। चुनाव प्रचार का दरअसल आज आखिरी दिन है और अब से बस 38 घंटे के बाद नंदीग्राम का संग्राम ईवीएम में कैद हो जाएगा, जो न सिर्फ ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का भाग्य तय करेगा बल्कि पूरी इस बैटल ऑफ बंगाल का मैप भी बदल कर रख सकता है। नंदीग्राम में जिसकी भी जीत होगी, कोलकाता में उसे ही सिंहासन का सबसे बड़ा दावेदार माना जाएगा। इसलिए आज नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी दोनों ने खूब पसीना बहाया है, पूरी ताकत झोंकी है, ताबड़तोड़ कैंपेन हुआ है। होम मिनिस्टर अमित शाह पहुंचे, शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार किया और ममता बनर्जी तो पिछले 2 दिनों से नंदीग्राम में ही हैं। अब 1 अप्रैल का इंतजार कीजिए। लेकिन संबित पात्रा साहब, आज प्रचार में कुछ नई बातें भी हुई हैं। पाकिस्तान की एंट्री हो गई और ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बता दिया, शांडिल्य। देखिए, पहली बात तो है, जहां तक गोत्र बताने की बात है, सौरभ जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि ठीक यही हाल राहुल गांधी जी का गुजरात के चुनाव के समय 2019 के चुनाव से पहले रहा था। देखिए, किसी का भी जो गोत्र हो वो सम्मानित होता है। मैं किसी के गोत्र पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं गोत्र को नमस्कार करता हूं। किंतु ये जो आवश्यकता आन पड़ी कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधारण हिंदू नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं और ये मेरा गोत्र है, ठीक है। आप याद करिए, ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि विजयदशमी के दिन किसी भी कीमत पर दुर्गा मूर्ति का विसर्जन ना हो सके। और कोई एक बार नहीं, 2 बार दुर्गा पूजा में इसी प्रकार का जोर लगाया था और मुहर्रम के लगाया था कि मुहर्रम का जुलूस जाएगा, इसलिए दुर्गा पूजा विसर्जन नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार रामनवमी के समय किस प्रकार से जो हमारी जो शोभा यात्रा होती है उसे रोकने की कोशिश की गई थी। दोनों ही बार, दुर्गा पूजा के समय, रामनवमी के समय, हमें कोर्ट जाना पड़ा था। कलकत्ता हाईकोर्ट से फटकार खाने के बाद ही ममता बनर्जी यू टर्न ली थी और तब जाके उन्होंने ये अनुमति दी कि दुर्गा पूजा विसर्जन हो सकता है और शोभा यात्रा रामनवमी के समय हो सकता है जी। अब क्या होगा गोत्र बता के? अब गोत्र बताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो लोग ये विश्वास नहीं करने वाले हैं। सौरभ जी, आप याद करिए, पहले चुनाव होता था कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर, पहले पोस्टर लगते थे। क्या पोस्टर लगते थे? मैंने हजारों बार देखा है कलकत्ता के हर नुक्कड़ में। ठीक है, अलाउड है, अच्छी बात है। वो पहन करके अपना एक ऊपर कपड़े ये करके, हाथ इस प्रकार से करके नमाज पढ़ती थी। अब बताइए, हर चौराहे पर नमाज पढ़ते हुए फोटो लगा रहता था। आज अचानक वो सांडिल्य गोत्र की बन गई, आज अचानक ब्राह्मण बन गई। कोई बुराई नहीं है, कहीं ना कहीं ये एक बौखलाहट दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे राहुल गांधी की यहां दर्शाता था। लेकिन आपको अगर ममता बनर्जी का गोत्र बताना, अगर आपको लगता है उनकी व्यवस्था हो गई और आपकी जीत है, आपका कैंपेन भी तो पाकिस्तान भरोसे चल रहा है। आज कहना पड़ा शुभेंदु अधिकारी को कि अगर ममता बनर्जी जीत गई तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा बंगाल। अब बंगाल का इलेक्शन और पाकिस्तान का नाम। देखिए, जो मिनी पाकिस्तान शब्द है, आप इतनी बड़ी चैनल है, आप अपने आर्काइव से वो निकाल भी सकते हैं जब तक ये डिबेट समाप्त नहीं होती है। फिराद हकीम, बॉबी हकीम, जो इनके एमएलए रहे हैं, फिराद हकीम ने पहली बार 2019 के चुनाव से पहले किस प्रकार से बयान दिया था कि मैं जहां से लड़ता हूं, कलकत्ता में मैं जहां से लड़ता हूं, वो एक मिनी पाकिस्तान है और कोई हिंदुस्तान के रिपोर्टर को नहीं। सभी कैमराओं के सामने वो एक फॉरेन रिपोर्टर को इस प्रकार से अपने देश, अपने राज्य, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि मैं जहां से लड़ता हूं वो एक मिनी पाकिस्तान है और आपका स्वागत है, आप आके इसे देखें। खुद उनके सांसद और खुद उनके जो चुने हुए, चलिए ठीक है, वो बात पहले हुई थी। सवाल यह है कि जब बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि ममता बनर्जी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें, वो बताएं कि उन्होंने 10 साल में बंगाल के लिए क्या किया है, तो फिर आपका कैंपेन ये पाकिस्तान और फिर कभी बेगम कह देना, कभी फुफ्फो कह देना, कभी खाला कह देना उनको, इस पर क्यों चल रहा है? आप उनसे पूछिए आपने काम क्या किया है। मैं आता हूं इस पर। आप एक बार संजय शर्मा जी का कॉमेंट ले लें। संजय जी, उनका बीजेपी का कहना यह है कि आज ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं, सरस्वती पूजा करती हैं, मंच पर मंत्र पढ़ती हैं, अपना गोत्र बताती हैं, तो ये तो हमारी वैचारिक जीत हो गई। ममता बनर्जी इनके झांसे में फंस गई। देखिए, ऐसा है कि दीदी कुछ भी करेगी तो इनको ऑब्जेक्शन होना स्वाभाविक है और इनके जो एजेंडा है इनका उसमें बाधा पड़नी स्वाभाविक है।
संबित पात्रा जी अभी बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन संबित पात्रा जी ये भी बताइए, जब यूपी के विधानसभा चुनाव थे आपने एक भी मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार को टिकट नहीं दी। बिहार में जब आपको अपनी पार्टी से कैंडिडेट देना होता है आप मुस्लिम समुदाय के लोगों को दूर रखते हैं। मध्य प्रदेश में भी आपने नहीं दी। जैसे ही आप बंगाल में आते हैं आपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं कि नहीं उतारे? एक। दूसरी बात यह है कि आपने और आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग दुर्गा विसर्जन के बारे में बहुत सारी बात करते हैं। कुछ वर्ष 3 या 4 साल पहले जब मुहर्रम और दुर्गा पूजा विसर्जन का समय लगभग सेम होता था, उस समय बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन चारों राज्यों के ने शासन का जो आदेश था दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की थी। इन चारों राज्यों में जो सबसे बेस्ट गाइडलाइन थी वो पश्चिम बंगाल सरकार की थी। और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा हमारा वार्षिक उत्सव और दुर्गा पूजा हमारा सबसे बड़ा उत्सव है। ये कोई सोच भी कैसे सकता है कि हम दुर्गा पूजा के संबंध में किसी भी तरह का सैक्रिफाइस करेंगे या किसी और उत्सव को हम नहीं होने देंगे। लेकिन फिर अदालत को दखल क्यों देना पड़ा? मिलकर काम करते हैं। संजय जी फैक्चुअल बात पर मैं आपको टोकूंगा, आपको अदरवाइज नहीं टोकूंगा। हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ा था कि ये किस किस्म के इंतजाम आपकी सरकार कर रही है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी धार्मिक अनुष्ठान भी पूरा नहीं कर सकता? इसमें देखिए कुछ एक केस में ऐसा हुआ था कि ये लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने एक राय दी थी, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जहां तक बंगाल में शासन की बात है, यहाँ सामाजिक सद्भाव है, सर्वधर्म समभाव का यहाँ पर शासन है और सभी के लिए काम होता है। आज नंदीग्राम के चुनाव में जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी जी ने मिनी पाकिस्तान और पाकिस्तान ये सारे शब्द यूज किए हैं, शुभेंदु अधिकारी तो ऐसे नहीं थे। कुछ समय पहले तक जब भाजपा नेता इस टाइप की बात करते थे तो शुभेंदु अधिकारी उनका बड़ा विरोध करते थे, लेकिन अब वो चूंकि नए नए बीजेपी के आदमी बने हैं, बीजेपी के नेता बने हैं, तो उन्हें इस तरह की बातें कहनी पड़ेगी। जहां तक पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रियलिटी की बात है, नंदीग्राम में पिछले कई दिनों से बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री वहां पर काम कर रहे हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हो। अब आज वहां गृह मंत्री जी ने भी एक बड़ा रोड शो किया, मिथुन चक्रवर्ती जी ने भी रोड शो किया। मेरा ये कहना और हमारा ये मानना, काश प्रधानमंत्री जी और कर लेते तो कल जब नंदीग्राम की जनता का रिजल्ट 2 मई को जब सामने आएगा तो इन्हें कोई अफसोस नहीं रहेगा कि हम ये कर लेते तो वो हो जाता। चलिए ठीक है। बंगाल की जो जमीनी हकीकत है, बंगाल की जो वास्तविकता है वो ये है कि जन नेत्री दीदी ममता बनर्जी के 10 साल। अब संजय जी, अब जो जमीनी हकीकत है वो 2 मई को पता चलेगी। आपके अपने दावे, इनके अपने दावे, दर्शकों पर छोड़ते हैं, वोटरों पर छोड़ते हैं। आपने जो बात कही मैं उनका जवाब ले लेता हूं। और साथ में ये कि शुभेंदु अधिकारी के लिए ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा, संबित पात्रा जी, कि आज गेरुआ पहन लिया तो बहुत बड़े संत बन गए हैं, जैसे इनसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। देखिए 2-3 बातें मैं यहां बता दूं। पहली बात तो यहां कहा गया कि मिनी पाकिस्तान की बात क्यों की गई। देखिए आप डिबेट और डिस्कशन हो रहा है और अच्छी बात है, बिना तू मैं करके हो रहा है। तो मैं एक बात स्पष्टतः आपको बताऊं और बिल्कुल हम लोगों ने जो अनुभव किया है, क्योंकि 1 महीने से हम भी वहीं थे, आज जो इन्फिल्ट्रेशन है, ये जो घुसपैठ हुआ है और घुसपैठ बिल्कुल प्रायोजित है, अलाउ किया गया है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट भी कॉम्प्लिसिट है, उसके कारण जो डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है उसका नतीजा यह रहा है कि गांव और बाकी इलाके में छोड़ दीजिए, कलकत्ता जैसे शहर में भी आज लोग गुपचुप बातें कर रहे हैं कि अगर ये सरकार रिपीट होती तो यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये बातें हर जगह हो रही हैं कि हम अब बंगाल के अंदर सेफ नहीं हैं, क्योंकि घुसपैठिए इतने तादाद में अंदर आ चुके हैं कि कहीं ना कहीं हम अपना वजूद खो रहे हैं। इसलिए जो शुभेंदु जी ने कहा वो बिल्कुल सार्थक है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर बात हुई कि नंदीग्राम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं कैंपेनिंग करने के लिए। आपने पूछा कि ममता जी ने भी कहा कि शुभेंदु जी तो साधु बन रहे हैं, नए नए हिंदू बन रहे हैं। देखिए हिंदू बनना क्या बुरी बात है? क्या आज वो चंडी पाठ नहीं कर रही? क्या वो आज वो अपना गोत्र नहीं बता रही हैं? क्यों, क्या आवश्यकता आन पड़ी? क्यों आवश्यकता आन पड़ी? आप बताइए। मैं बड़े आदर के साथ ममता जी को कह रहा हूं, शर्मा जी ये वही ममता दीदी है ना जिन्होंने गाड़ी से उतर करके अवाक होकर के गुस्से से एकदम तमतमाते हुए ममता जी ने जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों को कहा था, अच्छा जय श्री राम का बोलोगे, तुम बाहरी हो, तुम्हारी तो मैं चमड़ी निकलवा दूंगी, अगर जय श्री राम बोलोगे तो मैं तुम्हारी चमड़ी निकाल दूंगी।
आप बताइए, कोई ऐसा कहने वाला व्यक्ति आज कह रहा है कि तुम्हें क्या मुझे हिंदुत्व सिखाने की आवश्यकता है, मैं तो चंडी पाठ कर सकती हूं, मैं तो फलाने गोत्र की हूं। अच्छी बात है, किसी भी गोत्र की हो वो सम्मानित है, किंतु आज कहीं ना कहीं उनको अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि इतने वर्षों तक कोरी तुष्टिकरण की राजनीति ममता जी और टीएमसी। चलिए ठीक है, यह आरोप ममता बनर्जी पर कोई नया नहीं है, मुस्लिम तुष्टिकरण का, ये बरसों से उन पर लगता आ रहा है और आज तो सीपीएम और कांग्रेस भी उन पर यही आरोप लगा रही है। संजय शर्मा जी, एक बात तो देखिए, आंखों देखिए जो नजर आ रही है वो साफ है, ममता बनर्जी को इससे पहले तो मंच पर किसी ने इस किस्म की बातें करते, मंत्र पढ़ते, चंडी पाठ करते, पूजा पाठ करते, ये बताते कि मैं रोज सुबह घर से निकलने से पहले चंडी पाठ करती हूँ, मैं मंदिर गई थी, मैं असम में त्रिपुरा में किसी मंदिर में गई थी और वहां पुजारी ने मुझसे मेरा गोत्र पूछ लिया। ये तो बिल्कुल नई किस्म की ममता बनर्जी दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, दीदी पहले भी मंचों से ऐसे मंत्र का जाप करती रही है और कुछ वर्षों से, 5-6 वर्षों से ये मंच से कुछ इसलिए भी बात करती है, ऐसे मंत्रों का जाप करती है क्योंकि भाजपा और उसका आईटी सेल बहुत तरह के प्रोपेगेंडा युद्ध चलाता है कि दीदी के और हमारे टीएमसी पार्टी को लेकर। तब दीदी कई वर्षों से ऐसा कर रही है और जाप करती है और ये कहती है दीदी कि मैं ये मंत्र जाप कर रही हूँ, और कोई भाजपा नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी या भाजपा शासित किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री यदि धर्म को लेकर मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो स्वागत, आइए मुझसे शास्त्रार्थ करिए। बंगाल और देश की जनता देखिए। मैं संजय जी आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि इस बार ममता बनर्जी को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। आपने कहा इनका आईटी सेल की वजह से, इसका मतलब आपकी पार्टी को, ममता बनर्जी को एक डर है कि ये लोग उनको प्रो मुसलमान दिखा देंगे और उनको हिंदू वोट का नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आप खुल के इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि इनके इतने सारी प्ररोचनाओं के बावजूद तृणमूल पार्टी पश्चिम बंगाल में हर चुनाव में अच्छे मतों से जीतती आ रही है और अच्छी सीटों से जीतती आ रही है। और सामने जो अभी जो चुनाव चल रहे हैं, वापस 2016 से भी ज्यादा सीटों की पुनरावृत्ति लेकर हम वापस सरकार में आ रहे हैं। या सामाजिक सद्भाव और सर्वधर्म समभाव का शासन है। या आपको एक बात मैं बता दूं, चाहे कितना ही प्रचार किया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो वार्षिक उत्सव होता है दुर्गा पूजा उत्सव, उसमें लगभग 35,000 पूजा कमेटियों को राज्य सरकार। देखिए अब आप भी वही कर रहे हैं, मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं आप मेरी बात समझ के भी शायद अनसुना कर रहे हैं। अभी आपने ही बताना शुरू किया कि आपने दुर्गा पूजा कमेटियों के लिए क्या क्या किया। मेरा यही प्रश्न है कि इस बार ये व्यवस्था क्यों है आपकी पार्टी की? आपको इस बात का डर है कि कहीं हिंदू वोट कंसोलिडेट ना हो जाए इनके फेवर में, और वो तभी होता है जब आपकी इमेज दिखती है कि आप माइनॉरिटी के लिए ज्यादा काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो सभी के लिए काम करते हैं। और बंगाल में जो बंगाल का वोटर है, भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं है, ये बंगाल की 10 करोड़ जनता की लड़ाई है, बंगाल के आन बान शान की लड़ाई है जो बंगाल की जनता लड़ रही है। देख लीजिए आप, एक तरफ दीदी है और दूसरी तरफ भाजपा की इतनी बड़ी मशीनरी काम कर रही है। चलिए ठीक है, इस धर्म मैं जवाब लेता हूं आपकी दोनों बातों का। उनका एक कहना है कि हमें कोई डर नहीं है हिंदू मुसलमान डिवीजन के वोट का, और दूसरा आपके खिलाफ तो बंगाल की जनता खड़ी है। संबित पात्रा, देखिए, डर है या नहीं है ये बात तो स्पष्ट हो रहा है। आप खुद देखिए किस प्रकार से भाषण दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से बौखलाहट है। ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि बौखलाहट है या नहीं है। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभी कुछ दिन पहले ममता जी ने किया है कि उनका स्क्रू ढीला हो गया है। आपको याद होगा, कहा था कि प्रधानमंत्री जी का स्क्रू ढीला हो गया है। उसी से मालूम पड़ रहा है कि किसको डर है और किसको डर नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री तो ममता जी को ममता दीदी कह के संबोधित करते हैं। नंबर 1, ये देखिए, ये तो यही अच्छे दिन है जी। जो लोग पहले मंत्र नहीं सुनना चाहते थे, शास्त्रार्थ, अभी ये कह रहे थे हमारे आदरणीय शर्मा भैया की दीदी सबके साथ शास्त्रार्थ करना चाहती हैं। बताइए, आज से पहले तो नमाज कंपटीशन में ही भाग लेना चाहती थी, शास्त्रार्थ। आज ये लोग कह रहे हैं हम शास्त्रार्थ करेंगे, आइए शास्त्र लेके आइए, हम वेदों पे चिंता करेंगे। सुन लीजिए संजय भैया, आराम से शास्त्रार्थ, संजय भैया शास्त्रार्थ में बीच में नहीं बोलते हैं, आराम से। देखिए ये अचानक बोल रहे हैं। हम पहले इफ्तार पार्टी का कंपटीशन होता था कि किसकी इफ्तार पार्टी बड़ी होगी, किसके इफ्तार पार्टी में कौन ज्यादा आएगा, किसके गेस्ट ज्यादा होंगे। अब बोल रहे शास्त्रार्थ करेंगे और हम वेदों का पाठ करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगी वो, और घर से निकलते हुए वो मंत्र जाप करके निकलती है। मतलब कमाल ही हो गया। मैं तो नमन करता हूं मोदी जी को, तो मैं वाकई नमन करता हूं। भारत के चरित्र और भारत के जो मूल सभ्यता को जिस प्रकार से मोदी जी ने बिल्कुल किसी प्रकार से किसी को खराब शब्दों का प्रयोग किए बगैर बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि देखो भैया,
राम जो है इस देश की मिट्टी की खुशबू है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। दूसरे, आप याद करिए शर्मा भैया, स्टाइपेंड होता था, अभी भी स्टाइपेंड देती है ममता बनर्जी, एक भी पंडित को स्टाइपेंड देती है। उन्होंने अपना आज गोत्र बताया, अच्छी बात है। वो खुद बोल रही है कि मैं हिंदू नहीं, मैं तो ब्राह्मण हिंदू। अरे इतने हजारों लाखों ब्राह्मण यहाँ मंदिरों में पंडित पूजा कर रहे हैं, सारे ब्राह्मणों का डेलीगेशन गया था कि भाई साहब, मैडम आप स्टाइपेंड देती हैं। दीदी, स्टाइपेंड केवल मुसलमानों को मिलता है, स्टाइपेंड केवल जो नमाज। अच्छा, इसका जवाब ये देंगे संबित पात्रा जी। एक सवाल है लेकिन अंदर आप ब्राह्मणों को भी स्टाइपेंड दीजिए। मेरा एक सवाल है, आप बताइए। प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता सिंडिकेट से, तोला मनी से, कट मनी से, भाईपो से, करप्शन से त्रस्त हो चुकी है। वहां पर काम नहीं होता, विकास नहीं होता, खेला होबे नहीं होगा, इस बार विकास होगा। यह प्रधानमंत्री की भाषण की मुख्य थीम रहती है। लेकिन आप जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा इलेक्शन नमाज वो पढ़ रही थी, वो इफ्तार में जाती थी, वो मिनी पाकिस्तान बना देंगी, जय श्री राम से चिढ़ती हैं। ये दो अलग धाराएं प्रतीत होती हैं। नहीं सौरभ जी, वो तो डिबेट पे डिपेंड करता है। चूंकि आपने प्रश्न मिनी पाकिस्तान का पूछा, आपने पूछा कि हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, इसलिए हमने उसका उत्तर दिया। आप टोलाबाजी पे पूछिए, चलिए मैं सिंडिकेट पे ही बोल देता हूं। देखिए, सिंडिकेट का तो आलम यह था, डोला सेन इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत प्रतिष्ठित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। डोला सेन जी का एक वीडियो है, आप देख लीजिए, 2017 का वीडियो है, जिसमें वो कह रही है कट मनी जरूर लीजिए, मगर 25% कट मनी अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए रखिए और 75% जो कट मनी है वो पार्टी को दे दीजिए। ये तो वायरल वीडियो है, ये खुद कह रही है। दूसरे वीडियो में ममता बनर्जी खुद कह रही है, जब हमने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि किया कि अरे भैया आप जल्दी जल्दी कट मनी वापस कर दो, कुछ कट मनी वापस कर दो। स्वागतो रॉय इनके खुद के एमपी रह चुके, स्वागतो बोस इनके खुद के एमपी और सुभाष चंद्र बोस जी के वंशज रहे हैं। उनके घर में जब 2017 में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उन्होंने चिट्ठी लिख के कंप्लेंट की है कि मेरे घर में कौन सा ईंट खरीदा जाएगा, कहां से सीमेंट आएगा, ये यहाँ के टीएमसी के कार्यकर्ता बंगाल में बड़ा मुद्दा क्या है? कर रहे हैं सिंडिकेट बना करके। आपने कहा कि हमने जो सवाल पूछा आप उसका जवाब दे रहे हैं, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं। मैं संजय जी आया 1 मिनट में। आप मुझे बताइए, आपकी नजर में बंगाल के लोगों के लिए बड़ा मुद्दा क्या है? ममता बनर्जी का आपकी ओर से आरोपित मुस्लिम तुष्टीकरण या आपका कथित भ्रष्टाचार जो आप आरोप लगाते हैं? देखिए, किसी भी चुनाव में, हिंदुस्तान या विश्व में किसी भी चुनाव में मुद्दा एक नहीं होता है। अनेकों मुद्दों को लेकर के एक चुनाव खड़ा होता है और उसके ऊपर निर्भर करता है कि नतीजे क्या रहेंगे। जहां तक बंगाल का विषय है, मुख्य विषय रहेगा 34 वर्षों तक लेफ्ट का राज और 10 वर्षों तक टीएमसी का राज, उससे पहले कांग्रेस का राज। फिर भी जिस बंगाल के लिए कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो, आज बंगाल का हाल क्या है? वहां किसी चीज की आवश्यकता है तो विकास की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, तुष्टीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। जैसे मैंने कहा, सीएए के विषय पे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ यहां पर दृढ़ संकल्प किया है कि हम आते ही पहले कैबिनेट की बैठक में सीएए को लागू करेंगे। हमने क्यों कहा है? हमने इसलिए कहा है ताकि मतुआ कम्युनिटी वो प्रोटेक्टेड फील करे, ताकि कलकत्ता में बैठे लोगों को ये न लगे कि घुसपैठिए आके हमारे देश को हथिया लेंगे, हमारे राज्यों को हथिया लेंगे। काफी आरोप आपने लगाए। संजय जी, महत्वपूर्ण मुद्दे। संजय जी बोलिए। हाँ, संबित जी ने अभी भ्रष्टाचार को लेकर तरह तरह की बातें की हैं, डोला सेन जी का जिक्र किया है, लेकिन संदीप जी भूल जाते हैं पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। यह बात भाजपा के किसी केंद्रीय मंत्री ने कही थी। और भारतीय जनता पार्टी का ही कोई अध्यक्ष जेल की सजा काट चुका है। अब आइए करंट सिनेरियो में, नारदा और शारदा में जो लोग लिप्त थे, चाहे मुकुल राय जी हो या शुभेंदु अधिकारी जी हो, दोनों आज किसकी गोद में बैठे हैं? इस बात पर संबित पात्रा जी जरूर प्रकाश डालेंगे। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, मैं आपसे एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में काफी काम हुआ है और तृणमूल के माटी मानुष की सरकार में आने के बाद हमारे राज्यों की अनेक योजनाओं को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी व्यापक प्रसिद्धि मिली है। चाहे वो कन्याश्री योजना हो, चाहे वो सबूत साथी योजना हो और चाहे वो उत्कर्ष हो, कोई भी योजना हो, सभी को प्रसिद्धि मिली है। भाजपा के इतनी प्रदेशों में राज्य है, इतनी प्रदेशों में सरकार है, कोई एक योजना का नाम तो बताइए आप जिसको भारत के बाहर प्रसिद्धि मिली हो। पश्चिम बंगाल के बारे में, राज्य के शासन व्यवस्था के बारे में ये लोग किस मुंह से बोलते हैं, जबकि इनके अपने ही उत्तर प्रदेश में, अपने मध्य प्रदेश में और बिहार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले, अभी जब से ये 2014 में सरकार में आई है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी
देश के 400 से भी ज्यादा जिलों में इन्होंने अपने 7 सितारा 5 स्टार कार्यालय बनाए हैं। और जबकि हकीकत यह है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में 100 रुपए के इंजेक्शन के चलते वो चुमकी बुखार में सैकड़ों लोग मर गए। जब गोरखपुर में हर साल सीजन का जब बुखार आता है जुलाई अगस्त में सैकड़ों लोग मर जाते हैं जी। इनके गुजरात शहर में, सूरत में, अब आप ये जहां है आप वहां हर जगह का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। आप करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं संजय जी, लेकिन पश्चिम बंगाल देश में, पश्चिम बंगाल विकास के सूचकांक में, पश्चिम बंगाल सोशल इंडिकेटर्स में देश में कहां पर है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल देश का सबसे विकसित राज्य है, आप स्वतंत्र हैं कहने के लिए, मुझे लगता नहीं उस पर कोई यकीन करेगा। मैं ये कहता हूं सौरभ जी कि पश्चिम बंगाल ने पिछले 10 दिनों में हर मामले में बहुत प्रगति की है और ये प्रगति जारी है। या कानून का शासन। अच्छा, मुझे तो आप बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए फिर। अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं, ममता बनर्जी ने इतना अच्छा शासन किया है, अपनी एक सीट पर वो चुनाव लड़ रही हैं, वहां उनको 3 दिन 4 दिन कैंप क्यों करना पड़ रहा है? 30 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, ममता बनर्जी ने एक सीट पर अपने आप को सीमित क्यों कर लिया है? अरे दीदी ने तो सारे बंगाल में चुनाव प्रचार संभाला हुआ है, हर जगह वो घूम रही हैं और नंदीग्राम में भी जहां जाकर बैठ रही हैं, वो अभी कल से वहां पर आई हैं और आसपास के जगहों में भी खूब धुआंधार प्रचार कार्य हो रहा है। इसका कतई मतलब नहीं है कि दीदी सिर्फ नंदीग्राम के लिए वहां पर स्टेशन है, सभी के लिए है। और ये चुनाव बंगाल की 10 करोड़ जनता का है जो दीदी के साथ है और दीदी के सर्वधर्म समभाव की दृष्टि में है और सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है ममता बनर्जी। ओके, और ये रिजल्ट आपको 2 तारीख को पता चले। ठीक है संजय जी। संबित जी चलिए मैं जवाब देता हूं। पहले तो नंदीग्राम में जो चुनाव प्रचार के लिए दीदी बैठी हुई हैं 4 दिन से, आपको याद होगा परसों एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। दीदी किस प्रकार से, ठीक है अधिकार है उनका, सबको फोन कर सकती हैं, दीदी किस प्रकार से एक बीजेपी के कार्यकर्ता को फोन करके कह रही थी, अरे तो आप वापस आ जाइए, मेरी हालत बड़ी खराब है, आपको आके मदद करनी होगी, ये मेरा गुहार है, ये मैं आपसे विनती करती हूँ। और किस प्रकार से शालीनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के उस जिला अध्यक्ष ने दीदी के इस आग्रह को ठुकरा दिया, वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा माँ माटी मानुष। देखिए, माँ शब्द से मुझे याद आ गया कि कल शोभा मजूमदार भारतीय जनता पार्टी के उनके बेटे को, केवल उनका बेटा हमारा समर्थक था, उस कारण से टीएमसी के गुंडों ने उस माँ की पिटाई की। कल उस माँ ने दम तोड़ दिया और आप माँ माटी और मानुष की बात करते हैं। देखिए, राजनीति अपनी जगह पे है, मगर जिस प्रकार से उस 80 वर्ष की बूढ़ी माँ के साथ जिस प्रकार से जाति की गई है, पूरा विश्व देख रहा है भाई साहब, और इसका अभिशाप आपको 2 मई को मालूम पड़ेगा। तीसरी बात, आपने कहा युगांडा और केन्या ने ममता जी की बहुत तारीफ की है। देखिए, हमें क्या मतलब है युगांडा और केन्या ने आपकी कितनी तारीफ की है, आपकी कौन सी योजना आप ये तो बताइए। किसान योजना कैसे आ गया? हमने तो युगांडा का जिक्र तक नहीं किया। अच्छा, मेरे को युगांडा सुनाई दिया। अच्छा, युगांडा ने नहीं किया होगा, कौन से देश ने किया है? ट्रंप ने किया, किसने किया? मैं सुन नहीं पाया। अभी चुनाव में टाइम है, कृपया विदेशों में भारी तादाद में लोग सब, आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, कान को मैं ठीक कर लूंगा अभी, मगर कौन सा देश था सौरभ भाई, वो कौन से राष्ट्रपति बहुत ममता जी की तारीफ कर रहे थे? मैं सुन नहीं पाया, मुझे बाद में आप वो भेज दीजिएगा जरा। मेरे को लगा शायद युगांडा और केन्या बोल रहे थे। ये जो भी देश होगा अच्छी बात है, अगर मतलब चलिए जो भी देश है, अगर वो तारीफ कर रहे हैं, मुझे ये तो बता दीजिएगा, मुझे ये तो बता दीजिए कि किसान सम्मान निधि में आप 75 लाख किसान, 75 लाख किसान जो बंगाल के हैं, उन्होंने क्या अपराध किया था भाई साहब? आपने उनको ये वंचित क्यों रखा है उनके 18,000 रुपए से? ये प्रति वर्ष 6,000 रुपए से वंचित क्यों रखा है? और आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं, हम जिस दिन सरकार में आएंगे मई 2, उसके बाद जो पहला रकम किसानों को जाएगा वो 18,000 रुपए का एरियर होगा और साथ ही साथ 4,000 रुपए राज्य का बढ़ा करके 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति किसान को, ऐसे 75 लाख किसानों को बंगाल के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। आयुष्मान भारत, आप बताइए, बंगाल की आप यहां 10 करोड़ जनता की विषय में बात कर रहे हैं, ये जो 4.5 करोड़ गरीब जनता है, जो बीपीएल वाली जनता है, उन्होंने क्या गलती की थी? आपने उनको क्यों आयुष्मान भारत से वंचित रखा है? मोदी जी ने कहा है हम सरकार में आते ही 5 लाख रुपए प्रति वर्ष इन सारी जनताओं को हम मुहैया करेंगे। ऐसे अनेक योजनाओं से आपने बंगाल को मरहूम। दो विषय हो गए,
दो विषय संजय जी दो विषय हैं। इन्होंने जो स्कीम्स की बात करी ये अलग बात है, इस पर भी बोल लीजिएगा आप। लेकिन पहले जो इन्होंने कहा कि 85 साल की वृद्ध महिला के साथ आपके कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, ये आरोप है, क्योंकि उनका बेटा जो था वो इनकी पार्टी का मेंबर था, उनकी बड़ी दुखद मृत्यु हो गई। और उन्होंने जब उनके साथ ये वारदात हुई थी, हमारे कैमरे पर भी ये बात बोली थी कि ये टीएमसी के लोग आए थे और हमको धमकाया भी था कि टीएमसी का नाम कहीं मत लेना। हम बार बार एक ही सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि क्या बंगाल में कोई ऐसा मतदाता भी है जो डरा हुआ है? क्योंकि हमारे रिपोर्टर जब जाते हैं पूछने के लिए कि आप बताइए क्या चल रहा है, तो बहुत से लोग कुछ बोलते नहीं है। तो बहुत से लोग, विश्लेषकों का ये मानना है कि इस पॉलिटिकल वायलेंस की वजह से, चुनावी हिंसा की वजह से पश्चिम बंगाल में इतना भय है कि लोग खुल के अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंस तक नहीं बता पाते। देखिए सौरभ जी, मैं इस मामले पर यह कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी भय का वातावरण पश्चिम बंगाल में है नहीं। जनता आजकल विशेष तौर पर मीडिया के सामने हो या पर्सनल बातचीत में भी हो, लोग अपने पत्ते कम ही खोलते हैं, चाहे बंगाल हो या दूसरा कोई अन्य राज्य हो। एक अभी पात्रा जी ने एक वृद्ध महिला का जिक्र किया। किसी भी महिला, चाहे कैसी भी महिला हो, कहाँ की भी महिला हो, महिला मात्र पर यह जो अत्याचार हुआ है, हम इससे बहुत दुखी हैं और हम इसका तीव्र भर्त्सना करते हैं। और ऐसे लोगों, ऐसे काम में जो भी लोग लिप्त हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही हमारी इच्छा है और यही हम। लेकिन आपने जो भी कहा ये तो आपके पार्टी के और लोगों के स्टैंड से बिल्कुल अलग है। आपने कहा कि उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, आपकी पार्टी के बाकी लोग और आपकी पुलिस ने तो ये कहा रिपोर्ट के बाद कि उनकी मृत्यु जो है या उनके चेहरे पर जो निशान थे वो बीमारी की वजह से थे। वो तो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनके साथ मारपीट हुई। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो भी मामला है सब जुडिस है, इसकी जांच चल रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ऐसी बातें कह रही है? उनको अपना शासन भूल गए क्या वो लोग? प्रधानमंत्री जी के घर से, प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान से कुछ किलोमीटर दूर सैकड़ों किसान शहीद हो गए। क्या इनकी संवेदना का खाता उन किसानों के लिए नहीं है क्या? चूंकि वहां पर अभी चुनाव नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी इसका जिक्र नहीं करेगी, उनके पास जाएगी नहीं, उनको सुविधाएं नहीं देगी, उनकी बात नहीं सुनेगी। लॉकडाउन के समय लाखों श्रमिक पैदल चलने पर मजबूर हो गए थे, हजार किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, वो सब भूल गए क्या? संवेदनहीनता का ऐसा नजारा तो पिछले 70 सालों में नहीं देखा देश की जनता ने। ये किस मुंह से ऐसी बात कर रहे हैं? और पश्चिम बंगाल में जो एकाध घटना हुई है, हम उस घटना से वास्तविक तौर पर हम बहुत दुखी हैं। समाज में कभी अन्याय अविचार नहीं होना चाहिए, शासन सभी के लिए होना चाहिए, यही संविधान की मूल भावना है और यही तृणमूल कांग्रेस की नीति है कि सभी के लिए बराबर समान अधिकार होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये लोग बंगाल के बारे में बात करते हैं, अभी हाथरस कांड की मैं याद दिलाऊं क्या इनको कि हाथरस में क्या हुआ था? एक बेटी का किस तरह से अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसके बाद अभी संजय जी आप इनको हाथरस की याद दिलाएंगे। आज अमित शाह जी ने यह कहा कि जहां ममता बनर्जी मौजूद थी, आज उन्होंने कहा ममता बनर्जी जहां मौजूद थी वहां से 5 किलोमीटर दूर एक महिला के साथ बलात्कार हो गया। मैं कह रहा हूं कि आपके राज्य में जो हो रहा है आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, जहां इनका शासन है उसके लिए ये जिम्मेदार है। बहरहाल आपकी बात का जवाब ये दे दें। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि शासन कैसी इस प्रकार की कोई भी घटना हो, चलिए ठीक है, बंगाल में पुलिस हाथों हाथ एक्शन लेती है और ठीक है, संबित पात्रा कड़ाई से इनका मुकाबला करती है। देखिए सौरभ भाई, आपके रिपोर्टर्स द ग्राउंड में गए हैं और आपने भी ग्राउंड का पल्स देखा होगा। ममता जी ने जिस प्रकार से अम्फान को, अभी यहाँ पर सेंसिटिविटी की और संवेदनशीलता की बात हो रही है। अम्फान इतना बड़ा तूफान आया, सैकड़ों लोग अपने जीवन से डिस्प्लेस हुए, कई लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठे। उसके बावजूद जिस प्रकार से इस पे पैसों का घोटाला हुआ, हाईकोर्ट को इसमें इंटरजेक्ट करना पड़ा। हाईकोर्ट ने तत्क्षणात कहा कि इसमें सीएजी की जांच कराई जाए और ममता बनर्जी सीएजी की जांच कराए। तुरंत ममता बनर्जी ने उसको इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट गई और कहा कि सीएजी की जांच नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं सड़कों पर आज क्या कहा जा रहा है? चाल चोर सरकार और चाइना, तिरपाल चोर सरकार और चाइना। मतलब जो चावल चोर और तिरपाल चोर सरकार है वो चाहिए नहीं। कोरोना के समय जिस प्रकार के भयावह दृश्य कलकत्ता के कई बड़े अस्पतालों के अंदर से वीडियो के माध्यम से बाहर आए, जिस प्रकार की मिसमैनेजमेंट टीएमसी द्वारा देखी गई थी, वो हम सबने देखा है। ईश्वर करे, मां काली करे, किसी प्रकार से इस प्रकार का दोबारा माहौल हमको देखने को ना मिले। देखिए, मैं आज सीना ठोक करके ये अहंकार के बोल नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंडेड रिपोर्ट से आप लोग भी सर्वे दिखा रहे हैं।
200 से ऊपर सीट लेकर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी मई 2 के बाद सरकार बनाएगी। पहला चरण का चुनाव समाप्त हुआ है। 26 से अधिक सीट 30 में से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। यह शाश्वत सत्य है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में ठीक इसी प्रकार जब हम कहते थे तो लोग कहते थे ना 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 ना, 2 अच्छे लड़के हैं, वो साइकिल पे बैठे हैं, जीत उनकी होगी। क्या हुआ? अच्छे लड़कों का आपने भी देखा था। ठीक इसी प्रकार आप देखिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में 2016 में हुआ था, उसी तर्ज पर बंगाल का ये चुनाव आगे बढ़ रहा है। 200 से अधिक सीट लेके भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रही है। देखिए, ये आपका दावा है, लेकिन चूंकि आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया तो वो बात सही है कि वो बहुत से लोगों के लिए आंखें खोलने वाला था। हमारे जैसे बहुत से लोग बहुत चौंके भी थे, क्योंकि वैसा ग्राउंड स्वेल बहुत लोग प्रेडिक्ट कर नहीं पाए थे। अगर वाकई में ऐसा बंगाल के अंदर हो रहा है तो ये मुमकिन नहीं है वो नेताओं को ना पता चले। संजय शर्मा जी, आप लोग जमीन पर रहते हैं, आप लोग चुनाव लड़ते हैं, आपकी पूरा काडर होता है। अगर ऐसी कोई लहर है तो आप वो ना जानते हो, ये तो मैं नहीं मान सकता। ऐसी लहर सौरभ जी दूर दूर तक नहीं है। और जहां तक अमित शाह जी ने 200 सीट का कहा है, अमित शाह जी ने तो दिल्ली के बारे में भी प्रेडिक्शन किया था, राजस्थान मध्य प्रदेश के बारे में भी प्रेडिक्शन किया था, छत्तीसगढ़ के बारे में भी प्रेडिक्शन किया था। क्या हुआ? और जहां तक बंगाल की बात है, मैं बता दूं, 8 चरणों में चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और कम से कम 30 सीटों में चुनाव हर चरण में होंगे। बिल्कुल। और इन सभी चुनाव में किसी भी एक चरण में भारतीय जनता पार्टी 2 डिजिट स्पर्श नहीं करेगी, उसके नीचे ही रहेगी, सिंगल डिजिट में रहेगी। और बंगाल में, हाँ, ये बात देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, वो तो आप जैसे इनके दावे वैसे आपके दावे, मैं नहीं कह रहा, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आपका दावा सरासर गलत है और इनका पूरी तरह ठीक है। आप ठीक साबित हो सकते हैं, हो सकता है ये गलत साबित हो जाए, 2 मई को पता चलेगा। लेकिन जिस किस्म की बातें आपके कैंप से आ रही हैं, पहले चरण के बाद ही ये कहा जाने लगा कि मास्क नहीं लगाया तो हमारे वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया, हमने ईवीएम में बटन जोड़ा फूल का दबाया, वो चला गया कमल के फूल को, ईवीएम को पहले चरण से दोष मिलना शुरू हो गया। फिर ये कहा जाने लगा कि नंदीग्राम में गुंडे आ गए हैं, और इलेक्शन कमीशन को आपकी पार्टी ये कहती है कि बीजेपी शासित राज्यों से, यूपी बिहार से सेंट्रल फोर्सेस ना मंगवाएं। ये एक डिफीटिस्ट माइंडसेट दिखाता है। नहीं, ये डिफिसिट माइंडसेट नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि चुनाव के संबंध में, यदि चुनाव के किसी बूथ में जहां चुनाव हो रहा हो, वहां किसी बूथ में ईवीएम में यदि कोई असुविधा हो, टेक्निकल डिस्टर्बेंस हो, टेक्निकल मिस्टेक हो, या कोई ऐसी बात हो, तो हम चुनाव आयोग को कहेंगे या नहीं कहेंगे, या मौन रहकर उसको देख लेंगे। हम एक जागरूक मतदाता के नाते और जागरूक राजनीतिक कर्मी के नाते चुनाव के संबंध में जो भी दिक्कतें आ रही है वो चुनाव आयोग के सामने रख रहे हैं। और जहां तक बाहर से लोगों को बुलाने की बात है, नंदीग्राम में ऐसा हुआ है कि काफी लोगों को तृणमूल की जो महिला वाहिनी है उन्होंने पकड़ा है और पुलिस को सौंपा है, जो वहां नहीं थे और चुनाव कार्यों में किसी भी दल के साथ तरफ नहीं थे। कुछ असुविधा हो सकती थी, समय कम रह गया, मैं इन बातों का जवाब देता हूं। जागरूक मतदाता के नाते ये बातें हमने, आप शिकायत कर सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है इलेक्शन कमीशन से। जी संबित पात्रा। वही बात देखिए, यहां पहली बात तो है वो दावा कि अमित शाह जी के दावा से क्या होगा। याद करिए, जब अमित शाह जी ने 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले कहा था कि हमें 20 से 22 सीटें मिलेंगी, उस समय भी ममता जी और उनके सारे प्रवक्ता कह रहे थे तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही दावा कर रहे हैं, इनको 0 सीटें मिलेंगी, सिंगल डिजिट में भी नहीं मिलेगी। मिल गई ना, 18 सीटें तो मिल गई हमें। तो आप देखिए, बंगाल की बात मैं कर रहा हूं, किसी और राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को हम कंप्लेंट करते हैं, एक जागरूक मतदाता होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है। आप अगर एक जागरूक पार्टी है और जागरूक मतदाता है, 24 घंटे तो दीदी इलेक्शन कमीशन पर ही गुस्सा रहती है। वो तो बोलती है तो बिका हुआ इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन तो किसी और के इशारे पे चलता है, फिर आप जाके उसी इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट कर रहे हैं। याद रखिए, ये राहुल गांधी सिंड्रोम है। ठीक हारने से पहले ये सारे सिंड्रोम, गोत्र बताना, अपने आप को ब्राह्मण बताना, इलेक्शन कमीशन को बिका हुआ बताना, और उसके बाद ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, ये सारे सिम्टम पहले राहुल गांधी को हो चुके थे। उसके बाद नतीजा क्या हुआ, ये पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। तो मुझे लगता है ये सिंड्रोम रिपीट हो रहे हैं, इसको राहुल गांधी सिंड्रोम कहते हैं। आपको कुछ कहना है संजय जी इस पर? ये सिंड्रोम नहीं है समित पात्रा जी,
ये तो जो जमीन की राजनीति करते हैं, जो जमीन में रहते हैं, उनकी जागरूक पकड़ है, उनकी सोच है, जो हर किसी माहौल से टक्कर लेने में खुद को कामयाब करते हैं। ठीक है संजय जी, चलिए इस बात को यही छोड़ते हैं, माफी चाहता हूं, आपको मैंने बीच में रोका, समय बिल्कुल खत्म हो गया है। संबित पात्रा, संजय शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कुरुक्षेत्र में साथ देने के लिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है और नंदीग्राम की लड़ाई का हर किसी की जुबान पर जिक्र है, लेकिन सेकंड राउंड का चुनाव प्रचार खत्म होते होते ममता बनर्जी ने आज आपा क्यों खो दिया? अशोक डिंडा पर जो हमला हुआ उसके पीछे किसका हाथ है? नंदीग्राम में अमित शाह ने क्यों कहा ममता के हाथ में बंगाल सुरक्षित नहीं? आज की तमाम धमाकेदार सियासी खबरें आगे देखिए चुनाव धमाका में। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।